नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। सीधे लिए चलते हैं आपको लखनऊ, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं। उनके अभिभावकगण और सभी अभ्यर्थीगण, सफलतम अभ्यर्थीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में एक बार फिर से हम यहां पर उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए एक सफल, पारदर्शी और सुचितापूर्ण चयन की प्रक्रिया के उपरांत नियुक्ति पत्र वितरण के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं। इन तीनों विभागों के लिए जिन अभ्यर्थियों ने सफलतापूर्वक आज स्थान प्राप्त करके नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं, इन्हें मैं प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षण है कि सचिवालय प्रशासन के समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के रूप में यहां पर 199 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण का कार्य आज संपन्न हो रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग में 128 कनिष्ठ सहायक की नियुक्ति की प्रक्रिया आज पूरी होकर के उन्हें नियुक्ति पत्र वितरित हो रहा है और परिवहन विभाग में भी 183 कनिष्ठ सहायक की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करते हुए उन्हें नियुक्ति पत्र वितरण का कार्य संपन्न हो रहा है। आपने देखा होगा अभी जिन 5, मेरी इच्छा थी सभी को नियुक्ति पत्र वितरण अपने हाथ से करो, लेकिन समय की अपनी एक सीमा होती है, उसकी अपनी एक बाध्यता होती है और उस समय सीमा के अंदर पूरे कार्यक्रम को संपन्न करना होता है। लेकिन जिन 5 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण के साथ ही उनका संबोधन का कार्यक्रम संपन्न हुआ, आपने देखा होगा अलग अलग पृष्ठभूमि से जुड़े हुए वे सभी लोग हैं। कोई अम्बेडकर नगर से, कोई लखनऊ से, कोई बिजनौर से, कोई अयोध्या से, कोई गोंडा से, अलग अलग राज्य के अलग अलग भागों में। कोई सोचता भी था पहले बिजनौर से कोई नियुक्ति हो पाएगी किसी युवा की? कोई सोचता था अम्बेडकर नगर से भी नियुक्ति की प्रक्रिया के साथ कोई जुड़ पाएगा? लेकिन आज उन छोटे छोटे गांव और कस्बों से भी युवाओं की नियुक्ति सफलतापूर्वक शासन की सेवाओं में या विभिन्न सेवाओं में आज आती भी दिखाई देती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये कि जब एक संवेदनशील सरकार है, सरकार की संवेदनाओं, जनता की संवेदनाओं को समझने वाली सरकार है, तो भेदभाव कैसा? क्योंकि इससे बड़ा पाप दूसरा हो ही नहीं सकता। कोई सरकार अगर अपने ही नागरिकों के साथ शासन की योजनाओं को लेकर के या शासन के किसी कार्यक्रम को लेकर के भेदभाव अगर करे और उस भेदभावकारी व्यवस्था के खिलाफ जनता ने समय समय पर उन लोगों को सबक भी सिखाया है जो भेदभाव करके प्रतिभाओं को सेवाओं से वंचित करते थे, प्रतिभाओं को आगे बढ़ने से वंचित करते थे। आज यहां पर जो 510 नियुक्ति पत्र वितरण हो रहे हैं प्रदेश के युवाओं को लिए, एक महत्वपूर्ण क्षण है। ये 510 परिवार सीधे सीधे उत्तर प्रदेश शासन की सेवा के साथ जुड़ करके अपनी सेवाएं उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को देने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और इसी उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने विगत 6 वर्षों के अंदर एक व्यवस्था बनाई कि चयन की प्रक्रिया से लेकर के नियुक्ति की प्रक्रिया तक कहीं भी किसी भी अभ्यर्थी के साथ कोई भेदभाव न हो और अपना जो सर्वोत्तम हो सकता है वो उनके अनुरूप कार्य कर सके। आपने देखा होगा उस बिटिया की यहां पर जिसने अंबेडकर नगर से आकर के माता पिता को खोने के बावजूद
कोरोना जैसी महामारी का सामना करते हुए आज उसका चयन की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के साथ संपन्न हो रहा है और निर्वाचन आयोग आज उनको नियुक्ति पत्र का हिस्सा बनकर के उत्तर प्रदेश की इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पूरा करने में वह अब अपना सहयोग कर पाएगी। देखिए, कुछ कर गुजरने की एक तमन्ना होनी चाहिए और अक्सर प्रधानमंत्री जी एक बात कहते हैं कि जब कोई चुनौती हमारे सामने आए तो उस चुनौती से जो घबरा जाता है वह कुछ नहीं प्राप्त कर पाता। चुनौती आपके सामने है, इसका मतलब आपके लिए कुछ नए अवसर आने वाले हैं और उन अवसरों को अपने अनुरूप, समाज के अनुरूप और समाज और राज्य के अनुरूप या देश के अनुरूप कैसे उसको मोड़ना है, इस सामर्थ्य को विकसित करना ही यह प्रतिभा है। और उस प्रतिभा का जो भी प्रदर्शन कर पाता है उसको सफलता से कोई वंचित नहीं कर सकता है। याद रखना, उसको सफलता अवश्य प्राप्त होगी और इन सभी चयनित अभ्यर्थियों ने उस सफलता को प्राप्त की है। इसके लिए मैं उन सभी को और उनके अभिभावकों को, उनके माता पिता को, उनके परिवार के सभी सदस्यों को हृदय से इस अवसर पर बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, पिछले 6 वर्ष के अंदर नियुक्ति की इस प्रक्रिया को शानदार तरीके से आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने कार्य किया है और लगभग 6 लाख नियुक्ति अब तक हम लोग प्रदेश के अंदर सरकारी सेवा में उत्तर प्रदेश के युवाओं को दे चुके हैं। अगर मैं केवल 21 से ही यहां पर आपके सामने नियुक्ति की पत्रों की वितरण की अलग अलग कार्रवाई को आपके सामने रखूं तो अब तक हम लोग इसमें 16 नियुक्ति पत्र वितरण के कार्यक्रम को संपन्न कर चुके हैं। यानी 2021 से लेकर के और 23 के बीच में 1.5 वर्ष के अंदर ही इतनी बड़ी प्रक्रिया हम संपन्न कर चुके हैं और जिसमें 54,900 यानी 55,000 युवाओं को प्रदेश के अंदर नियुक्ति पत्र वितरण हुआ है। जबकि ये वही दौर है जब कोरोना जैसी महामारी भी थी। कोरोना जैसी महामारी के साथ साथ इसी दौरान पंचायत चुनाव हमारे हुए, विधानसभा के चुनाव भी हुए प्रदेश में। अभी आपने विगत दिनों 3 महीने पहले नगर निकाय के चुनाव भी देखे हैं। ये सभी चुनाव संपन्न हुए, उस सब के बावजूद 55,000 युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदेश के अंदर देने में हमें सफलता प्राप्त हुई है और ये इस बात को साबित करता है कि जहां चाहा वहां राह, अपने आप रास्ता निकलता है। और राज्य निर्वाचन आयोग में जो लोग आज चयनित होकर के जा रहे हैं, एक लंबी संख्या है। प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त भी आज इस कार्यक्रम में यहां पर बैठे हुए हैं और राज्य निर्वाचन आयोग को 128 कनिष्ठ सहायक आज उस प्रक्रिया को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के लिए कार्य यहां पर प्राप्त हो रहे हैं। आपने देखा होगा प्रदेश के अंदर अभी 3 महीने पहले हम लोगों ने प्रदेश के नगर निकाय के चुनाव संपन्न किए। 6 करोड़ मतदाता थे हमारे यहां नगर निकाय के चुनाव में। 760 नगर निकायों में, जिसमें 17 नगर निगम थे, 200 नगर पालिकाएं थी, 545 नगर पंचायतें थी। इन सब में चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हुई और लगभग 4.5 करोड़ मतदाता भी थे और चुनाव में कहीं कोई धांधली नहीं हुई, कोई हिंसा नहीं हुई, कोई बूथ कैप्चरिंग नहीं हुई, एक भी जनहानि नहीं हुई। ये एक स्टैंडर्ड है, एक मानक है। अभी आपने वेस्ट बंगाल का पंचायत चुनाव देखा होगा। यानी जिस दिन मतदान था उस दिन तो लोगों की मौत हुई ही हुई। काउंटिंग के दिन भी कल निर्दोष लोग मारे गए। और ये लोग लोकतंत्र का ढिंढोरा पीटते हैं। जो लोग लोकतंत्र को सर्वाधिक नुकसान पहुंचा रहे हैं
वे लोग सबसे ज्यादा लोकतंत्र की बात भी करते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा, पंचायत के चुनाव हुए, कोई हिंसा नहीं। ग्राम प्रधान का चुनाव रहा हो, क्षेत्र पंचायत का चुनाव रहा हो, जिला पंचायत का चुनाव रहा हो, क्षेत्र पंचायत प्रमुख का चुनाव हो, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हो, 8 लाख से अधिक प्रतिनिधियों का चुनाव हुआ था, कोई हिंसा नहीं हुई। उसके बाद भारत निर्वाचन आयोग के नेतृत्व में 403 विधानसभा क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव हुआ, कोई हिंसा नहीं। और इस बार अभी 3 महीने पहले प्रदेश के अंदर चुनाव संपन्न हुए, कोई हिंसा नहीं, कोई बूथ कैप्चरिंग नहीं, कहीं भी किसी प्रकार की कोई धांधली के लिए कोई जगह नहीं। संविधान प्रदत्त हर नागरिक के अधिकार को उसे मिलना ही चाहिए, और जब इच्छा शक्ति हो तो इच्छा शक्ति वास्तविक धरातल पर हकीकत रूप में देखने को मिलनी चाहिए, और वो दिखाई भी दिया। राज्य निर्वाचन आयोग को मैं इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं, जो उन्होंने विगत दिनों पंचायत यहां पे पहले अपने नगर निकायों के चुनाव संपन्न किए थे। ये वही प्रदेश है, ऐसा नहीं कि यहां हिंसा न होती रही हो, बहुत हिंसा होती थी। 17 के पहले चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से, शुचितापूर्ण तरीके से संपन्न करना एक सपना हुआ करता था, लेकिन आज यह संभव हुआ है। नेक नियति से जब कोई कदम उठाए जाते हैं, उसके परिणाम भी सामने आते हैं। और ये जितने भी लोग राज्य निर्वाचन आयोग में जा रहे हैं, वे लोग चुनाव की शुचिता को बनाए रखते हुए लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और भी मजबूत बनाने में अपना योगदान देंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। सचिवालय प्रशासन में जिन लोगों का चयन हुआ है समीक्षा अधिकारी के रूप में, अलग अलग संवर्ग में नए काम करने का अवसर प्राप्त होगा। इनके पास भी एक अवसर होता है, प्रदेश भर से जुड़ी हुई सभी समस्याएं किसी न किसी रूप में उनके पास आती हैं, संबंधित विभाग से जुड़े हुए मामले आएंगे, उस रूप में एक बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन उनको करना होगा। और उसमें यद्यपि अब सचिवालय की कार्य पद्धति को ई ऑफिस के साथ जोड़ा गया है, फिर भी हमारा प्रयास होना चाहिए, जो व्यवहार हमें अपने साथ बुरा लगता है, उस बुरा बर्ताव को हम किसी दूसरे के साथ भी न करें, यह हमारा प्रयास होना चाहिए। अगर हमें अपना कार्य अटकना बुरा लगता है तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि किसी दूसरे का भी कार्य नहीं अटकना चाहिए। शासन ने तय कर रखा है, एक फाइल एक टेबल पे 3 दिन से अधिक अगर रहेगी तो उसकी जवाबदेही तय होगी। हमारा प्रयास होना चाहिए, फाइल जैसे आई तत्काल निस्तारण। आप कभी मेरे कार्यालय में आइए, मेरे कितने भी दौरे के बाद भी मैं आऊंगा, मैं पहले सबसे पहला काम होता है, मैं पहले फाइलों को निपटाता हूं, एक एक फाइल को। कोई निर्णय लेने में कोई समय नहीं लगता। 1000 फाइल भी आती है तो मैं पहले उस 1000 फाइल को निस्तारण करूंगा, तब तक अपनी उस जगह से हटूंगा नहीं। अनावश्यक किसी फाइल को हम लोग पेंडिंग नहीं डालते, और अगर हम फाइलों को पेंडिंग डालते तो क्या होता, प्रदेश में कुछ भी नहीं कर पाते। 25 करोड़ लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए जिस संकल्प के साथ हम आगे बढ़े हैं, नहीं कर पाते। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को और पर कैपिटा इनकम को 6 वर्ष में दोगुना नहीं कर पाते। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 6 वर्ष में दोगुना नहीं कर पाते। उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी को हम बेहतर नहीं कर पाते। उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली की किल्लत इसी प्रकार से मची होती जैसे 17 के पहले थी। उत्तर प्रदेश के प्रति आम जन के विश्वास में जिस प्रकार का विरोधाभास हम सबको देश के अंदर देखने को मिलता था, जो उत्तर प्रदेश को संदेह की निगाहों से देखते थे, ये सब उसी प्रकार से बना रहता है। लेकिन
पिछले 6 वर्ष के अंदर ईमानदारी से उठाए गए कदमों का परिणाम आज हमें हर क्षेत्र में देखने को मिलता है और चयन की प्रक्रिया भी उसी का एक हिस्सा है। चयन की प्रक्रिया में भी आपने देखा होगा कि पिछले 1.5 वर्ष से कम समय में ही कोरोना जैसी महामारी और 3 बड़े चुनावों के बावजूद 55,000 नौजवानों को सरकारी सेवा में हमने सीधे नौकरी की प्रक्रिया के साथ जोड़ने का काम किया है और वह कार्य आज यहाँ पर 510 युवकों को, आज यहाँ पर भी युवाओं को, युवा साथियों को आज उत्तर प्रदेश शासन की सेवाओं के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इन सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। उत्तर प्रदेश शासन की सेवा का हिस्सा बनने के लिए इनका अभिनंदन करता हूँ और उनसे ये भी अपेक्षा रखता हूँ कि जिस निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चयन की प्रक्रिया से वे गुजरे और उन्हें नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ, उसी प्रकार की शुचितापूर्ण और पारदर्शी कार्य पद्धति के माध्यम से उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को भी पूरी राहत देने, शासन की सुविधाओं से लाभान्वित करने में भी वे सब अपना योगदान देंगे, क्योंकि ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है अपने प्रदेश के बारे। तो लखनऊ से सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप। इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 1.5 सालों में 54,000 युवाओं को उन्होंने नियुक्ति पत्र बांटे हैं। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को 3 दिवसीय दौरे पर फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात की अधिकारियों यात्रा पर रवाना हो गए। पीएम नरेंद्र मोदी गुरुवार को शाम को 4 बजे पेरिस पहुंचेंगे। यहां के ऑर्ली एयरपोर्ट पर उनका पारंपरिक तौर पर स्वागत किया जाएगा। बता दें, फ्रांस में होने वाली वेस्टल डे परेड में पीएम मोदी को विशिष्ट अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया है। पीएम मोदी फ्रांस इस यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर 13 और 14 जुलाई को फ्रांस का दौरा करेंगे। जानकारी के अनुसार पीएम मोदी गुरुवार की शाम करीब 7:30 बजे सीनेट पहुंचेंगे और सीनेट के अध्यक्ष जॉर्डन लॉचर से मुलाकात करेंगे। तो 3 दिन की विदेश यात्रा पर पीएम मोदी रवाना हो गए। पहले चरण में फ्रांस और दूसरे चरण में यूएई की यात्रा 14 जुलाई को पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति से पीएम नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो 4 साल बाद एक बार फिर से शुक्रवार को पृथ्वी के इकलौते उपग्रह चंद्रमा पर चंद्रयान पहुंचाने के अपने तीसरे मिशन के लिए तैयार है। जहां 14 जुलाई को इसरो एक बार फिर से चंद्रयान 3 को लॉन्च करने जा रहा है, तो वहीं इससे पहले इसरो वैज्ञानिक की एक टीम चंद्रयान 3 के लघु मॉडल के साथ पूजा अर्चना करने के लिए तिरुपति वेंकटचलपति मंदिर पहुंची। बता दें कि चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को भारतीय समयानुसार दोपहर 2:35 पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। इसरो ने इसकी घोषणा की थी। तो एक बार फिर से चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग होगी। इससे पहले वैज्ञानिक वेंकटचलपति मंदिर पहुंचे। वैज्ञानिकों की टीम चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग से पहले मंदिर पहुंची। इस दौरान उन्होंने पूजा की और 14 जुलाई को लॉन्च होगा। भारतीय समय अनुसार 2:30 बजे इसकी लॉन्चिंग होगी। वेंकटचलपति वैज्ञानिकों की टीम पहुंची। इस दौरान उन्होंने पूजा की। इसके बाद आपको बता दें 14 जुलाई को फिर से अंतरिक्ष में चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग होगी। उधर मध्य प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है, जहां इस दौरान विधानसभा की कार्रवाई में भाग लेने पहुंचे कांग्रेस के आदिवासी विधायक बुंदेलाल मार्को ने अनोखा प्रदर्शन किया। दरअसल मार्को सिर पर गोल टोपी लगाकर और कंबल का कोट पहनकर विधानसभा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी विधायकों पर पेशाब करने का अंदेशा जताया। उन्होंने पेशाब से बचने के लिए वाटरप्रूफ टोपी और कंबल ओढ़कर विधानसभा पहुंचे। तो वहीं विधायक ने कहा कि बीजेपी के विधायक सत्ता के नशे में कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए आज हमने वाटरप्रूफ गोल टोपी पहनी है, साथ ही कंबल का कोट बनाकर पहना है। तो भोपाल में कांग्रेस विधायक का यह अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। कंबल का कोट पहनकर विधानसभा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सत्ता के नशे में बीजेपी विधायक हैं। मार्को ने यह आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कभी भी हमारे ऊपर पेशाब कर सकते हैं।
तो कांग्रेस विधायक का यह अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। अनोखे प्रदर्शन को लेकर वो विधानसभा पहुंचे, कंबल का कोट पहनकर वो विधानसभा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।